अभी समय है और समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो यानी जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां पर हर खबर पर आप पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम जनमत में, जहां पर हर खबर पर आपकी राय दिखाई जाती है। हर खबर पर एक पोल होता है, वो पोल होता है ट्विटर पर जाकर यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर। हर खबर पर एक मत प्रतिशत होता है जिसमें एक सहभागी के रूप में, केवल ऐसा नहीं कि एंकर बोल रहा है आप सुन रहे हैं, खबर चलाई जा रही है, एक व्यूअर के नाते, एक दर्शक के नाते आपका भी वहां पर एक किरदार होता है जो अहम होता है। चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं कौन से विषय होने वाले हैं जिनके बारे में आज आपसे हम चर्चा करेंगे। वो मुद्दे फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ भी गए हैं। नतमस्तक है ड्रैगन, ये पहले नहीं होता था, पहले चीन आंखें दिखाता था, इसको ड्रैगन कहते थे, लेकिन अब नतमस्तक हो चुका है ये ड्रैगन। ड्रैगन को भी समझ में आ गया है कि अगर दुनिया में रहना है तो भारत भारत कहना है, ये जरूरी है। फिर आगे बढ़ेंगे, बताएंगे ब्रिक्स के बारे में। और अब संजौली मस्जिद मामला थोड़ा सा विचित्र हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम ऊपर के माले तोड़ देंगे। कब तोड़ देंगे? कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है तोड़ने के लिए, फंड नहीं है हमारे पास तोड़ने के लिए। तो किस नेता ने बोल दिया कि भाई हम श्रमदान करेंगे आपके साथ मिलकर मस्जिद को तोड़ने में, या फिर आपको पैसे की सहायता हम कर देंगे? तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो हर जगह चला आ भी रहा है और हम तो पर्दाफाश करते आ रहे हैं, तो ये खबर भी आपको दिखाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, आप सोच के हैरान हो जाएंगे। एक मामला हाल ही में मैंने सुना था जहां पर एक नकली बैंक की ब्रांच सामने आई थी। सोचिए, नकली एक बैंक की ब्रांच सामने आई, उसके बाद अब एक नकली अदालत सामने आई है। सोचो, उस अदालत में ऑर्डर पास हो गए, जमीनों का ट्रांसफर हो गया, इतना बड़ा बवाल मच चुका है। आप सोचकर भी, जानकर भी हैरान रह जाएंगे क्या कुछ हो चुका है। गुजरात का ये मामला है, वो भी आपको विस्तार से समझाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, इसके बाद नकली अदालत वाले मामले के बारे में चर्चा करने के बाद लॉरेंस लड़ेगा चुनाव क्या, ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ऑफर कर दिया गया और लोग कह रहे हैं कि भाई जब कितने कट्टरपंथी चुनाव लड़ लेते हैं, चाहे वो खालिस्तानी चरमपंथी कह लो या फिर वो इस्लामिक कट्टरपंथी का नाम ले लो, अलगाववादी कह लो, वो अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या लॉरेंस बिश्नोई चुनाव नहीं लड़ सकता? और इसको किसने धमकी भी दे डाली कि भाई जेल में इसको कौन मार देगा तो 1 करोड़ रुपए से 11,11,101 रुपए, 111 रुपए क्या दिया जाएगा, ये भी आपको बताएंगे लॉरेंस बिश्नोई के लिहाज से, क्योंकि ये व्यक्ति चर्चा में। और अब चुनावी दंगल की बात करते हैं। महाराष्ट्र का चुनाव लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि बेहद नजदीक भी है और हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी के पास एक बहुत सुनहरा मौका है, एक लहर है जिस पर वो तैर कर अगर चाहे तो महाराष्ट्र में अच्छा बहुमत हासिल कर सकती है एनडीए के लिहाज से। लेकिन अब आगे क्या होगा, समीकरण भी आपको समझना है चुनाव का, महाराष्ट्र का, तो जनमत में वो भी बताएंगे, क्योंकि अगर वोट की बात है तो हमारी तो हर खबर पर एक पोल होता है जिसमें आप वोट करते हैं। शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर ब्रिक्स से जुड़ी हुई, BRICS यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका। ये तो एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, उसको आपको समझा दिया। अब अगला मुद्दा आपको बता दें जो कि मुख्य मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन विवाद का समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से करने का स्पष्ट रूप से आह्वान किया। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कहा, भारत युद्ध का नहीं बल्कि संवाद और कूटनीति का समर्थन करता है। अपने संबोधन में मोदी ने युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर चिंता जताई और कहा कि ब्रिक्स विश्व को सही रास्ते पर ले जाने में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा, हम युद्ध का नहीं बल्कि संवाद और कूटनीति का समर्थन करते हैं और जिस तरह हम एक साथ मिलकर कोविड जैसी चुनौती से पार पाने में सक्षम हुए, उसी तरह हम भावी पीढ़ियों के वास्ते सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए नए अवसर पैदा करने में निश्चित रूप से सक्षम हैं। रूस के कजान शहर में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बधाई देता हूं और इससे जुड़े नए साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उन्होंने आगे कहा, नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर उभरेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से अधिक बड़ी व्यवस्था बन चुका है। इतनी बड़ी व्यवस्था है, $30 ट्रिलियन से अधिक की व्यवस्था। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स व्यापार परिषद और ब्रिक्स महिला व्यापार गठबंधन की विशेष भूमिका रही है। आप सोचिए कि भाई इसमें सुधारों, कृषि में व्यापार सुविधा, लचीली आपूर्ति श्रृंखला, ई कॉमर्स और विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर इस वर्ष ब्रिक्स के भीतर बनी सहमति हमारे आर्थिक सहयोग को मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कहा कि सभी ब्रिक्स देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष बल दिया जा रहा है। भारत में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए हमने गति शक्ति पोर्टल बनाया है। इससे इन विकासों की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन में मदद मिली है और लॉजिस्टिक्स यानी सामान को लेकर जो ट्रांसफर होता है, इस्तेमाल किया जाता है, लॉजिस्टिक्स लागत कम हो गई है। हमें अपने अनुभव आप सभी के साथ साझा करने में खुशी होगी। हम ब्रिक्स देशों के बीच वित्तीय एकीकरण बढ़ाने के प्रयासों का स्वागत करते हैं। स्थानीय मुद्रा में व्यापार और आसान सीमा पार भुगतान से हमारा आर्थिक सहयोग मजबूत होगा। इसमें जो पहल हुई है ब्रिक्स में, वो आप समझिए कि केवल पहले डॉलर का सिक्का चलता था, अमेरिका की चलती थी, लेकिन अब इसमें रूस का रूबल भी चलेगा, भारत का रुपया भी चलेगा और येन, युआन, ये सब चलने वाले हैं। क्योंकि भाई वो कहते हैं कि भाई ये मोनोपोली भी कहीं अगर होती है तो उसको खत्म करना बेहद आवश्यक होता है। तो यूएस और यूनाइटेड जितनी भी नेशंस हैं, उनकी जो मोनोपोली है उसको खत्म करने का ये बेहतरीन प्रयास है। ब्रिक्स एक ऐसे संगठन के रूप में सामने आया है जहां पर मोदी और शी जिनपिंग को हाथ मिलाना पड़ रहा है। भुगतान से हमारा आर्थिक सहयोग मजबूत होगा। भुगतान की बात यानी पैसों के भुगतान की बात। भारत की ओर से बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई भारत की एक बड़ी सफलता की कहानी है। इसे कई देशों में अपनाया गया है। पिछले साल हमने शेख मोहम्मद के साथ मिलकर इसे यूएई में भी लॉन्च किया था। जो भारत का आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं ना, जो आप गूगल पे कर देते हैं, पेटीएम कर देते हैं, भारत पे कर देते हैं, तमाम ऐसे पेमेंट पोर्टल्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। आप सोचते हैं कि भाई ये भारत में है तो बाहर तो और इससे भी बेहतर होगा, लेकिन आप सोचकर हैरान रह जाएंगे कि जितना आगे भारत इन पेमेंट्स के माध्यम में आगे है, उतना कई देश जो हैं वो बिल्कुल भी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं, जबकि वो डेवलप्ड श्रेणी में आए हैं, यानी विकसित देशों की श्रेणी में है। तो भारत में आप चाय की दुकान पर चले जाएं, छोटी टपरी पर चले जाएं, वहां भी आप यूपीआई कर सकते हैं। आप सब्जी के ठेले पर चले जाएं, वहां भी आप यूपीआई कर सकते हैं। लेकिन विदेश में ऐसा नहीं हो सकता, वहां पर अभी भी कैश चलता है और छुट्टा वापस पैसा नहीं मिलता, उसी पर लोगों को और खरीदारी करनी पड़ती है। तो इससे निजात आपको भारत में मिल चुका है और भारत बहुत एडवांस है, सबसे एडवांस है यूपीआई के मामले में। इसमें अन्य विदेशी देशों के साथ भी सहयोग किया जा सकता है। ये पीएम की बात को आगे बढ़ाता बता रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ब्रिक्स के तहत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और बहुध्रुवीयता में हमारा विश्वास ही हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत मानवता में हमारा साझा विश्वास हमारी आने वाली पीढ़ियों के समृद्ध और मजबूत भविष्य को सार्थक आकार देने में मदद करेगा। मैं ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के रूप में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत आपके ब्रिक्स राष्ट्रपति पद की सफलता के लिए आपको अपना पूरा समर्थन देगा। क्या कुछ कहा है नरेंद्र मोदी जी ने, वो भी आपको बाइट के माध्यम से सुनाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, 16वें ब्रिक्स समिट के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन को हार्दिक बधाई देता हूं और ब्रिक्स से जुड़े नए साथियों का भी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। फ्रेंड्स, मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हर एक्सेलेंसी दिल्मा रूसेफ का अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में यह बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहा है। भारत के
गिफ्ट सिटी के साथ साथ अफ्रीका तथा रूस में रीजनल सेंटर्स के खुलने से इस बैंक की गतिविधियों को बल मिला है और लगभग $35 बिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए हैं। एनडीबी को डिमांड ड्रिवन सिद्धांत पर काम करते रहना चाहिए और बैंक का विस्तार करते हुए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, हेल्दी क्रेडिट रेटिंग और मार्केट एक्सेस सुनिश्चित करने पर प्राथमिकता रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस की विशेष भूमिका रही है। इस वर्ष ब्रिक्स के अंदर WTO रिफॉर्म्स, ट्रेड फैसिलिटेशन इन एग्रीकल्चर, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, ई-कॉमर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर जो सहमति बनी है उससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा। इन सब पहलों के बीच हमें स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के हितों पर भी फोकस करना चाहिए। मुझे खुशी है कि 2021 में भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रस्तावित ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। भारत द्वारा दिया गया रेलवे रिसर्च नेटवर्क का इनिशिएटिव भी ब्रिक्स देशों के बीच लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कनेक्टिविटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस साल ब्रिक्स देशों में यूनिडो के साथ मिलकर इंडस्ट्री 4.0 के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने पर बनी सहमति बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022 में लॉन्च किया गया ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर सभी देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर रहा है। हमें डिजिटल हेल्थ में भारत का सफल अनुभव ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में खुशी होगी। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज हमारी साझी प्राथमिकता का विषय रहा है। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स ओपन कार्बन मार्केट पार्टनरशिप के लिए बनी सहमति का स्वागत करता है। भारत में भी ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन ट्रांजिशन पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, एक पेड़ मां के नाम जैसे इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो आपने देखा भारत की धमक जो है विश्व में किस तरीके से है, उसका एक उदाहरण आपने देखा जब मोदी जो है ब्रिक्स सम्मेलन में बोल रहे थे। बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, अपनी क्या रखी, आपकी यानी भारत की बात रखी। अब एक विचित्र खबर की ओर जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। गड़बड़ घोटालों में कौन किसी से आगे है वो उसकी जानकारी आपको मैं दूंगा कि भाई गड़बड़ घोटालों में नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं भारत में, कैसे, कहां, किधर, वो आपको जानना है तो सुनिए ध्यान से। गुजरात में फेक PMO ऑफिसर, नकली IAS और फर्जी IPS के पकड़े जाने के बाद अब फर्जीवाड़े का एक और हैरान करने वाला वाकया सामने आया है। कर्णावती पुलिस ने शहर के सिविल कोर्ट के सामने चल रही एक नकली कोर्ट को पकड़ा है। ध्यान से सुनिए, नकली कोर्ट यानी नकली अदालत को पकड़ लिया है। ये जो कुर्सियां देख रहे हैं, ये जो पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं, वहां पर जो आपको शॉट्स में हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में, ये नकली है और ये नकली जज है जिसको पकड़ लिया गया है। गुजरात के कर्णावती में ये नकली कोर्ट काफी समय से चल रही थी। सोचिए, नकली कोर्ट काफी समय से, लंबे समय से चल रही थी सबकी आंखों के सामने। गुजरात के कर्णावती में एक वकील फर्जी जज बनकर कई साल से फर्जी कोर्ट चला रहा था। सुन के मुझे भी हंसी आ रही है, आप भी सोच के हैरान हो जाएंगे, लेकिन जितनी हंसी का ये विषय है उतना ये दुख का भी विषय है। और हैरान कर देने वाली बात है कि फर्जीवाड़ों का एक
नया कीर्तिमान स्थापित हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि फर्जी जज कर्णावती सिविल कोर्ट के सामने ही अपनी फर्जी कोर्ट चला रहा था। फर्जी जज ने अरबों की विवादित जमीनों से जुड़े मामले में कई ऑर्डर भी पास किए हैं। मामला असली कोर्ट तक जब पहुंचा तो उस पर एक्शन ले लिया गया। इतना ही नहीं, हैरान करने वाली बात यह है कि मॉरिस क्रिश्चियन नाम के व्यक्ति ने विवादित जमीनों के कई ऑर्डर पास कर डाले। कई ऑर्डर डीएम ऑफिस तक भी पहुंचे हैं और कुछ डीएम ऑफिस से भी पास हो गए। जब बात कर्णावती सिटी सिविल सेशंस कोर्ट के जज के पास पहुंची तो जांच के बाद रजिस्ट्रार ने कारंज पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने जांच के बाद मॉरिस को दबोचा। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि आखिर कोर्ट कैसे इस नकली अदालत का संचालन होता था। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं। ग्राफिक्स आपको फुल करके दिखाते हैं एक बार, चलिए। साई ने स्टेशन में आरोपी को यहां पर एक्शन लिया है। कोर्ट में अदालत की तरह कर्मचारी और वकील थे। खुद न्यायाधीश की चेयर पर बैठकर न्यायाधीश की तरह उन्होंने काम किया था। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप जानिए। इतना ही नहीं, सभी विवादित दावों का निपटारा खुद किया गया था और ये वो व्यक्ति है जो नकली है। तो आप देख रहे हैं कैसे कोर्ट रूम हूबहू असली कोर्ट की तरह लगता है और मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। रजिस्ट्रार हार्दिक देसाई द्वारा दायर शिकायत में यह कहा गया कि आरोपी ने अन्य व्यक्तियों के साथ ठाकुर बापूजी छनाजी के नाम पर एक आपराधिक साजिश रची है। और देखिए ग्राफिक्स में आप देखिए संचालन कैसे होता था। नकली कोर्ट रूम में कटघरे, न्यायमूर्ति, संवैधानिक किताबें भी उपस्थित रहती थी। तो ये कोर्ट रूम जो है उसकी तस्वीरें आप देखिए। आरोपी न्यायाधिकरण बनकर खुद को जज के रूप में पेश करता था और सब कुछ नकली यहां पर होता था। नकली कोर्ट में अदालत की तरह कर्मचारियों और वकीलों को खड़ा किया जाता था और नकली कुर्सियां, सब कुछ यहां पर नकली। और उसके माध्यम से आप सोचिए मध्यस्थ के रूप में पेश किया जाता था लोगों को। फर्जी जज मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन के खिलाफ शिकायत मिली तो सिटी सिविल कोर्ट के जज JL चोटिया ने पुलिस को मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया। कोर्ट ने पुलिस को फर्जी कोर्ट में रखे कंप्यूटर, CPU और अन्य उपकरण जब्त करने का आदेश दिया। पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी है और कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। कर्णावती शहर की पुलिस ने मॉरिस क्रिश्चियन के नाम के शख्स के खिलाफ FIR दाखिल की है और मॉरिस पेशे से वकील है। पुलिस ने आरोपी मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन और उसके साथ जुड़े सभी व्यक्तियों के खिलाफ कई आपराधिक मामले जो हैं दर्ज किए हैं। IPC की धारा 420, 465, 467, 471, 120B में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने यह कार्रवाई सेशन कोर्ट के आदेश पर की है। आरोप है कि सैमुअल क्रिश्चियन ने स्वयं एक तरफा कानून के प्रावधानों के बिना मध्यस्थ यानी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। उसने एक झूठा न्यायाधिकरण यानी अदालत स्थापित कर न्याय की अदालत का माहौल बना दिया था। लेकिन कर्णावती में नकली कोर्ट के खुलासे से अब हड़कंप मच गया है। वहीं लोग हैरान हैं कि कैसे एक फर्जी जज सालों तक लोगों को बेवकूफ बनाता रहा। बेवकूफ बनाने की सीमा होती है, उसको भी यहां पर पार कर दिया गया। चलिए इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं। नकली कोर्ट के फैसलों पर फिर हो कार्रवाई। 98% लोगों ने कहा हां, 2% लोगों ने कहा ना। अब आपको खबर बताते हैं देवभूमि हिमाचल की। जी हां, देवभूमि हिमाचल की इस समय सबसे विवादित मुद्दे की यह खबर है। हम बात कर रहे हैं शिमला के संजौली मस्जिद की, जिसके अवैध निर्माण पर पूरे हिमाचल में भारी बवाल हुआ था और हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा काटा था, जिसके बाद से ही पूरे देश की नजर इस अवैध मस्जिद पर आ गई थी। उसके बाद ही हिमाचल में कई अवैध मस्जिदों का मामला सामने आ चुका है और सब पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन संजौली मस्जिद का मामला एक बार फिर खबरों में बना हुआ है। इस बार कोई प्रदर्शन या विरोध का मामला नहीं है। इस बार मामला यह है कि कोर्ट के आदेश के बाद वक्फ बोर्ड ने मस्जिद कमेटी को मस्जिद के अवैध हिस्सों को तोड़ने की अनुमति दे दी है और यह तोड़ा जाना भी शुरू हो चुका है। लेकिन अवैध मस्जिद को तोड़ने का जो काम है वो इस कहावत का अनुसरण कर रहा है। कौन सी कहावत? ध्यान से सुनिएगा।
आपने ये कहावत तो सुनी होगी ना, 9 दिन चले 2.5 कोस। मतलब कि धीरे धीरे जो काम करते हैं, टाल टाल के काम करते हैं, काम को ना करने के बराबर, वो है 9 दिन चले 2.5 कोस। तो मस्जिद तोड़ने का काम कुछ इसी तरीके से ही चल रहा है। संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने तोड़ने का काम धीरे होने के पीछे कारण ये बताया कि उनके पास फंड की कमी है, जिस कारण से काम तेज गति से नहीं हो पा रहा है। उनके इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने क्या कहा है, जिन्होंने मुद्दा उठाया था वहां पर। आप सोचिए, जो उन्होंने मुद्दा उठाने वाला व्यक्ति है, उनके द्वारा कहा गया है कि भाई अब तक मस्जिद कमेटी ने उनके साथ मुलाकात नहीं की है, कोई मुलाकात हो नहीं पाई है। अगर भविष्य में वे मिलने आते हैं तो उनकी जरूर मदद करेंगे। ऐसे में वे आर्थिक रूप में और श्रमदान के रूप में, श्रमदान यानी काम के रूप में मदद करने के लिए तैयार हैं। मंत्री अनिरुद्ध ने साफ साफ कहा है कि अगर आपके पास आदमी नहीं है तो हमारे आदमी आपका काम कर देंगे और मस्जिद को जल्द से जल्द तोड़ देंगे। वहीं मस्जिद कमेटी के इस रवैये पर मस्जिद के खिलाफ आंदोलन करने वाली देवभूमि संघर्ष समिति ने सवाल उठा दिए हैं। देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक यानी भारत भूषण ने कहा कि मस्जिद को तोड़ने का काम तेज गति से नहीं हो रहा है। जब मस्जिद निर्माण हुआ था तब फंड कहां से आ गया था, यानी बनाने के लिए फंड पूरा है और तोड़ने के लिए फंड नहीं है। और 3 दिन में केवल टीन की चादरें हटा दी गई और कैसे यहां पर काम हो गया। आपको यह भी बता दें कि नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को अपने खर्चे पर अवैध हिस्से को गिराने के आदेश दिए कि अपने खर्चे पर ही आप इस सारे अवैध हिस्से को गिराएंगे। इसके लिए मस्जिद कमेटी को 2 महीने का समय दिया गया था। अब सवाल यह उठता है कि मस्जिद कमेटी फंड ना होने का बहाना बनाकर आगे क्या करनी चाहती है, मतलब उसका आगे प्लान क्या है, करना क्या है उसको। मस्जिद बनाने के लिए फंड है तो तोड़ने के लिए क्यों नहीं है, और फंड के बहाने से पूरे मामले पर अब लीपापोती का प्लान है क्या? फंड ना होना बहाना है, साफ साफ बात है, टारगेट है खुद को विक्टिम दिखाना कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है। तो मुख्य जो यहां पर काउंटर इनके लिए दिया गया था वो ये था कि भाई जब आपको बनाना था तब आपके पास सारे पैसे थे, अब तोड़ना है तो पैसे नहीं है। अनिरुद्ध सिंह के द्वारा क्या कहा गया है वो आपको सुनाते हैं, फिर पोल भी आपको बताएंगे। तो ऐतिहासिक बात है, हिमाचल प्रदेश में एक समुदाय ने जो उन्होंने खुद ही गैर कानूनी बनाया था, तो उन्होंने मान लिया कि गैर कानूनी और तोड़ने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है। बहुत अच्छी बात है। ऐसा है, मेरे पास तो अभी तक आई नहीं हो, आएंगे हम ज़रूर मदद करेंगे। कांग्रेस हमेशा ज़रूरतमंद की मदद करता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या श्रमदान के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में जो वो हेल्प मांगेंगे हम लोग उनकी हेल्प करने को तैयार हैं। देश के लोगों से मेरी यही अपील है कि अमन चैन से रहना चाहिए, इकट्ठे होकर भाईचारा इकट्ठे हम लोगों को रहना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस सरकार वो प्रतिबद्ध है कि कानून इम्प्लीमेंट कराने के लिए, कोई भी कानून है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है, और जिसका रिजल्ट वो आपके सामने है। आपको पहले भी बोला था, आपके माध्यम से मैंने पहले भी इंटरव्यू में ही बोला था कि कुछ एक लोग होते हैं जो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए कोई मुद्दे को बड़ा बनाना चाहते हैं। लेकिन सरकार ने भी अपना काम किया है, प्रशासन ने अपना काम किया है, लोगों कांग्रेस के सभी पार्षदों ने अपना ढंग से काम करा है, अपनी जिम्मेवारियां निभाई हैं। तो मैं समझता हूँ कि अमन चैन से सब कुछ निपटारा हो गया। चलिए, इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं कि फंड की आड़ में मस्जिद बचाने का प्लान है क्या। ये हमने आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, यानी जिसे आप ट्विटर कहते हैं पहले, वो उस पर प्रश्न पूछा। 84% लोगों ने कहा हाँ, 16% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि हाँ, फंड की आड़ में मस्जिद बचाने का प्लान है। अब एक और विचित्र खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। जैसे वो कोर्ट रूम वाली खबर थी, अब ये उससे थोड़ा हटके है, लेकिन मामला बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसको ध्यान से सुनना होगा। अब हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानना आपके लिए अब और भी ज्यादा जरूरी है। जी हां, हम जो खबर आपको बताएंगे वो आपके पैसे, आपके बैंक और आपके एटीएम से जुड़ी हुई है। आपकी एक लापरवाही और आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। कैसे, इसलिए वो आपको बताना है, इसीलिए ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए ताकि आप ऐसी घटनाओं का शिकार होने से पहले बच जाएं। हम आपको इस खबर में सिर्फ खबर ही नहीं, उस समस्या से बचाने के उपाय भी बताएंगे, बचने के उपाय बताएंगे, जिससे आप हमेशा जागरूक रहें और सुरक्षित रहें।
तो आइए सबसे पहले आपको खबर के बारे में बता देते हैं। खबर यह है कि इस समय दिल्ली एनसीआर में फेविक्विक गैंग आया है। ये आ गया है। कौन सा गैंग? फेविक्विक गैंग। ये नाम आपके लिए नया भी हो सकता है, और कि भाई ऐसा कोई गैंग का नाम हो, ये आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन फेविक्विक तो आप भी इस्तेमाल करते होंगे, आपने इस्तेमाल किया होगा। तो इसका गैंग से क्या लेना देना है, ये समझ लीजिए। दरअसल ये गैंग लोगों को शिकार बनाने के लिए फेविक्विक का इस्तेमाल करता था, जिसके कारण इसका नाम फेविक्विक गैंग पड़ गया। ये गैंग बैंक एटीएम को निशाना बनाता है जो रात को खुले होते हैं और जिन एटीएम पर कोई गार्ड नहीं होता। वहां पर ये लोग जो है अपना जाल बिछाते हैं और आम आदमी को अपना शिकार बना लेते हैं जो इनसे अनजान होते हैं। तो ये लोग आम आदमी को फेविक्विक से कैसे शिकार बनाते हैं, आइए आपको वो ग्राफिक्स भी चल रहे हैं, उसके माध्यम से भी आप समझ लीजिएगा फेविक्विक गैंग कैसे बनाता है शिकार। देखो, गैंग का रात को खुले और बिना चौकीदार के एटीएम पर निशाना होता है। ये उन्हीं एटीएम्स को टारगेट करते हैं जहां पर चौकीदार नहीं होते, जहां पर पहरा नहीं होता, और जो थोड़े ऐसे इलाकों में होते हैं जहां पर आवाजाही कम होती है, वहां पर इनकी संभावना ज्यादा होती है फ्रॉड करने की। एटीएम पर निशाना ये बनाते हैं और एक मेंबर एटीएम मशीन में कार्ड वाली जगह पर फेविक्विक लगा देता है। यानी फेविक्विक एक गोंद होती है, इंस्टेंट एडहेसिव होती है, जो कि बहुत जल्द चीजों को चिपका देती है। तो वो कार्ड आपका जब स्लॉट में आप डालते हैं कार्ड, तो वो कार्ड आपका फंस जाता है। देखिए, तो एक मेंबर रुपए निकालने के बहाने जब आप पैसा निकाल रहे होंगे एटीएम से, तो उसी दौरान एक जो गैंग का मेंबर होगा वो उसी एटीएम के अंदर, जैसे आप देखते हैं ना, आप पैसे निकाल रहे हैं, आपके आसपास भी कोई लोग एटीएम में खड़े होते हैं, उसी तर्ज पर उनको बाहर रखा करिए, वरना ऐसी घटना आपके साथ भी हो सकती है। वो व्यक्ति आपके साथ खड़ा होता है, वो ऐसा दिखाता है कि भाई वो खुद पैसे निकाल रहा है, और वो पैसे निकालने के बहाने से एटीएम के अंदर ही रुका रहता है। जब कोई पैसा निकालने आता है तो कार्ड मशीन के स्लॉट में वो कार्ड जो फंस जाता है। इसी बीच गैंग का मेंबर चुपके से उसका एटीएम पिन देख लेता है, वो व्यक्ति आपका पिन नोट कर लेता है। वहीं खड़ा गैंग का मेंबर कस्टमर केयर पर फोन करने की सलाह दे देता है। वो फ्रॉड आदमी आपको बोलता है कस्टमर केयर पर फोन करिए। अब आप सोचेंगे कौन सा कस्टमर केयर? कस्टमर केयर के नंबर की जगह एक गैंग के नंबर, जो गैंग का नंबर होता है फ्रॉड नंबर, उसी को वो एटीएम में पहले से चिपका कर बैठे होते हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, पीड़ित से कहा जाता है कि वो अपना एटीएम कार्ड वहीं छोड़ जाए और सुबह बैंक की टीम इसे निकालेगी। तो फ्रॉड नंबर पर जब कॉल किया जाता है तो कहते हैं कि आप एटीएम छोड़ दीजिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सुबह आएंगे आप उसको निकाल सकते हैं। जल्द ही उसके जो खाता है उस पर उसके नए पते पर, उसके पते पर नया एटीएम कार्ड भेज दिया जाएगा, ये भी उसको कहा जाता है। और जब पीड़ित वहां से चला जाता है तो उसके खाते से धीरे धीरे कर पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो सोचिए, कुछ इस तरह से फेविक्विक गैंग आम आदमी का शिकार करता था, और इस मामले में 22 अक्टूबर को पुलिस ने इस गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस को 21 अक्टूबर को इस गैंग के बारे में सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने एक टीम बनाई और इन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। मंगलवार को डीएनडी गोलचक्कर के पास पुलिस ने घेराबंदी कर इस गैंग के 3 लोगों को दबोच लिया। इनके पास से 35,000 रुपए कैश, एक स्क्रू ड्राइवर, एक प्लास, एक चाकू, ब्लैक मार्कर और फेविक्विक ट्यूब बरामद हुई थी, जो कि इनका मुख्य औजार था, और इनका गैंग का नाम भी फेविक्विक गैंग है। अब आपने ये पूरी खबर जान ली है, और अब हम आपको इसके समाधान की बात करते हैं। खबर जान ली, यहां जनमत में इतना खत्म नहीं हो जाता, समाधान भी आपको बताते हैं। सुदर्शन न्यूज की तो ये पहल रहती ही है। इस पूरे मामले में सबसे पहले जो समाधान है वो है जागरूकता, यानी अवेयरनेस। आप जागरूक रहेंगे तो कभी भी ऐसी गैंग्स या साइबर क्राइम का शिकार आप नहीं बनने वाले हैं। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए वो भी आपको दिखा रहे हैं कि हमें और आपको ऐसे साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या करना चाहिए। फेविक्विक गैंग है, उससे बचने के उपाय आपको बता दें। सबसे पहले तो आप जागरूक रहें और सतर्क रहें। आप एटीएम में अकेले जाएं और किसी अनजान को ना रहने दें, इस बात का आप ध्यान जरूर दें। एटीएम का निरीक्षण करने के बाद ही अपना कार्ड मशीन में डालें, और अगर आपका कार्ड फंस जाता है तो उसे छोड़े नहीं, एटीएम में लिखे नंबर पर कॉल ना करें। और देखिए, आप ये देखिए, गूगल करके बैंक के ऑफिशियल नंबर पर कॉल करें, किसी अनजान को मदद के लिए ना बुलाएं। ये वो उपाय हैं जिनके बारे में आपको हम बता रहे हैं। किसी अनजान की मदद आप लेंगे तो आप फिर फंस सकते हैं।
तो आप इन उपायों पर ध्यान देकर बड़े साइबर क्राइम से बच सकते हैं। और आप टेलीविजन स्क्रीन पर ये देखिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तो चलिए खबर भी आपको बता दें, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी के कर्मचारियों को अधिकतम 12,000 रुपए के बोनस की घोषणा कर दी है। उत्पादन, पारेषण तथा वितरण बिजली कंपनियों के लिए चयनित 375 जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। अब छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कैशलेस हेल्थ स्कीम लॉन्च की है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए रूफटॉप सोलर एक्सप्लोरर ऐप भी लॉन्च किया है। तो रायपुर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी के कर्मचारियों को अधिकतम 12,000 रुपए के बोनस की घोषणा की। और मुख्यमंत्री ने आज राजधानी रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी के मुख्यालय में छत्तीसगढ़ की तीनों पावर कंपनियों में प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित 375 कनिष्ठ यंत्रियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। और इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने एक घोषणा की। उन्होंने पावर कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कैशलेस हेल्थ स्कीम भी लॉन्च की है। सांसद श्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर विधायकगण श्री पुरंदर मिश्रा, श्री अनुज शर्मा, श्री मोतीलाल साहू, श्री रोहित साहू, गुरु श्री खुशवंत साहिब, छत्तीसगढ़, आप देखिए, छत्तीसगढ़ पावर कंपनी के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित यादव, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी दयानंद भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विद्युत विकास पर केंद्रित प्रदर्शनी में लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। और कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए रूफटॉप सोलर एक्सप्लोरर ऐप लॉन्च किया और इस योजना की प्रचार सामग्री, जिंगल, टीवी विज्ञापन का विमोचन किया। उन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के हितग्राहियों के घर पर लगने वाले नाम पट्टिकाओं का वितरण भी किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। और उद्योग के क्षेत्रों में तेज प्रगति होगी, ऐसे में हमें और भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। राज्य की विद्युत कंपनियों पर आने वाले समय में दायित्वों का और अधिक भार होगा। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार सभी कंपनियों को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इन कंपनियों में अधिकारियों, कर्मचारियों की कमी नहीं होने दी जाएगी। आज की इस कार्यक्रम हम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के हितग्राहियों के घरों के आगे लगने वाली नाम पट्टिकाओं का भी वितरण कर रहे हैं। यह केवल योजना का लाभ उठाने वालों की नाम पट्टिका नहीं है, बल्कि प्रदेश के बिजली उत्पादकों की नाम पट्टिका भी है। वे न केवल अपनी जरूरतों की बिजली पैदा करेंगे, अपितु अतिरिक्त बिजली का विक्रय कर बिजली विक्रेता भी बनेंगे। इससे हमारे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बिजली बिल से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी, जबकि इससे आय भी होगी। प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2027 तक 5 लाख घरों को रोशन करने का लक्ष्य रखा गया है। क्लाइमेट चेंज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारी तेजी से चल रही है, जहां हर पार्टी अपनी चुनावी तैयारी में जोर शोर से लगी हुई है। जहां सत्ताधारी महायुति गुट में भाजपा के बाद अब शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ने भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। पहले बात करते हैं शिवसेना की, जिसने 45 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित कई मौजूदा मंत्रियों को फिर से मौका दिया गया है। इस सूची में विशेष ध्यान आकर्षित करने वाले नामों में दिवंगत विधायक अनिल बाबर के बेटे और सांसद रविंद्र वायकर की पत्नी का नाम भी शामिल है। शिवसेना ने मुंबई की 6 महत्वपूर्ण सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें प्रकाश सुर्वे, मनीषा वायकर और दिलीप लांडे जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। सीएम शिंदे ने अपने एक्स हैंडल से इस सूची को जनता के सामने रखा है। वहीं आज सीएम शिंदे ने मां कामाख्या देवी के दर्शन किए और उसके बाद आगामी चुनाव को लेकर अपना कॉन्फिडेंस 100% से ज्यादा होने की बात कह डाली है। और साथ ही वो विपक्षी गुट एमवीए महाविकास अघाड़ी पर भी हमलावर नजर आए हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है सीएम शिंदे ने। सीएम शिंदे की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। कॉन्फिडेंट तो 100% से ज़्यादा है, क्योंकि 2-2.25 साल में जो हमारी सरकार ने, महायुति सरकार ने जो काम किया है, अगर उसकी बराबरी करेंगे हम कंपैरिजन विथ महाविकास आघाड़ी, तो 2.5 साल में उनका काम
और 2-2.25 साल में महायुति का काम हम देखेंगे तो लोग खुद ही महायुति के पक्ष में वोट करेंगे। और क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में पहला नंबर का है, जो महाविकास आघाड़ी ने बंद करवाया था, स्टे करवाया था, एमवीए में जो लोग हैं वो लोग स्वार्थ के लिए सरकार बनाए हुए थे, निजी स्वार्थ के लिए, जनता के लिए नहीं, तो उनका आपस में ही मेलजोल नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो आपस में लड़ झगड़ेंगे और गिर पड़ेंगे। और इसलिए सरकार जो है आम जनता की फिर से आएगी कामाख्या देवी के आशीर्वाद से। निश्चित रूप से हमारे किसान भाई सब खुश है, उनको भी हम बहुत कुछ दिया है। चलिए, एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं, एमवीए में सीट बंटवारे की घोषणा हो गई है, सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई है। वो आपको बता दें इसमें अपडेट क्या है। अभी 3 पार्टियों में 85-85 सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है। ये लीजिए, 85-85 सीटों का फॉर्मूला तय, बाकी सीटों पर मंथन जो है वो जारी है। ये महाराष्ट्र की चुनाव के लेकर उद्धव गुट ने पहली लिस्ट जारी की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमवीए में सीट बंटवारे की घोषणा हो चुकी है और इसमें 85-85 सीटों पर साथ लड़ने की जो है बात तय कर ली गई है। अभी 3 पार्टियों में 85-85 सीटों का फॉर्मूला तय और बाकी बची सीटों पर मंथन जारी है। बंटवारे की घोषणा हो चुकी है, 85-85 सीटों का फॉर्मूला और बचे हुए पर भी मंथन जारी है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उस व्यक्ति की जो कि आजकल हर चैनल पर, हर मीडिया आउटलेट में चर्चा में बना हुआ है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से अचानक चर्चा में आए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई लगातार सुर्खियों में है। कभी सलमान खान को जान से मारने की धमकी मामले में, तो अब अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर लॉरेंस बिश्नोई चर्चित हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर तमाम बातें हो रही हैं, कई उसे हीरो बता रहे हैं तो कई अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम को रिप्लेस करने वाला डॉन बता रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के राजनीतिक दल उत्तर भारतीय विकास सेना पार्टी ने लॉरेंस बिश्नोई को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दे दिया है। खास बात यह है कि पार्टी के अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने लॉरेंस बिश्नोई को इस मामले में एक औपचारिक पत्र भी लिखा है। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई की तुलना महान क्रांतिकारी भगत सिंह से की है। लॉरेंस बिश्नोई को महान क्रांतिकारी बताया और सुनील शुक्ला ने पत्र में लॉरेंस बिश्नोई की प्रशंसा करते हुए उन्हें क्रांतिकारी बताया और विश्वास जताया है कि बिश्नोई के राजनीति में आने से महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। सुनील शुक्ला ने पत्र में लिखा, हमारा प्रस्ताव है कि आप महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ें। उत्तर भारतीय विकास सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आपके अभियान का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। हम बस आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। पंजाब में जन्मे उत्तर भारतीय बताया पत्र में आगे कहा गया है कि हमें गर्व है कि आप यानी लॉरेंस बिश्नोई पंजाब में जन्मे एक उत्तर भारतीय हैं और ऐसे मुद्दे का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमारी पार्टी के मूल्यों से मेल खाता है। हमारी पार्टी आपकी जीत सुनिश्चित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आपको बता दें कि उत्तर भारतीय विकास सेना एक पंजीकृत राजनीतिक दल है जो महाराष्ट्र में रहने वाले उत्तर भारतीयों के अधिकारों की वकालत करता है। 31 वर्षीय लॉरेंस बिश्नोई ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर तब प्रसिद्धि पाई जब उसे 29 मई 2022 को पंजाबी जो सिंगर है सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जोड़ा गया था। कांग्रेस पार्टी के सदस्य मूसेवाला की हत्या बिश्नोई के सहयोगियों ने ही की थी, ये कहा जाता है। इसे गैंग वॉर का नतीजा बताया जाता है। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 66 वर्षीय राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी और पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री सिद्दीकी अभिनेता सलमान खान सहित बॉलीवुड सितारों के साथ अपने करीबी संबंधों के लिए जाने जाते थे। कहा यह भी जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई खुद भगत सिंह को खुद का प्रेरणा स्रोत बताते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन ये तो एक मुद्दा है। लेकिन एक ऑप्शन, एक दूसरा पहलू ये भी है कि भाई करणी सेना के द्वारा, एक और पार्टी के द्वारा, आप कह लीजिए दूसरे दल के द्वारा ये कहा है कि लॉरेंस का अगर इनकाउंटर करोगे तो आपको इतनी रकम दे देंगे जिसमें एक 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 है, मतलब करोड़ों रुपए, 1 करोड़ से लेकर 11,11,111 रुपए। क्या है कुछ कहा गया उनके द्वारा, वो प्रतिक्रिया भी सुनिए। जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी। मुझे सिर्फ इतना पता है,
हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमें और देशवासियों को भयभीत नहीं, भय मुक्त भारतवर्ष की आवश्यकता है। जय भवानी, जय माता। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। तुर्की में कैसे आतंकवादी घटना वहां पर घट गई है, गोलीबारी हुई है, वो आपको बताएंगे। तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के मुख्यालय के बाहर विस्फोट हुआ है। विस्फोट भी हुआ है और विस्फोट में कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और केवल विस्फोट नहीं, वहां पर आतंकी हमले की आशंका भी। देखिए, तुर्की के मंत्री ने बताया कि आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकवादी ने विस्फोट के बाद गोलीबारी भी की है। वो तस्वीरें दिखाने का आपको प्रयास करेंगे, लेकिन अभी खबर आप देख लीजिए। तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के मुख्यालय के बाहर ये विस्फोट हुआ है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। तुर्की के लिहाज से विस्फोट में कई लोगों की मौत है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। तुर्की के मंत्री ने बताया कि ये आतंकवादी हमला है। ये लीजिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये आतंकवादी हमले की, ये आतंकी की तस्वीर भी आप देख लीजिए जिसने ये अटैक किया है। हाथ में ये ऑटोमेटिक राइफल इसके पास थी और ये तस्वीरें देखिए, हाथ में ये ऑटोमेटिक राइफल, यानी कि भाई AK-47 जैसी राइफल यहाँ पर नजर आ रही है। और अगर साउंड होगा तो आपको साउंड भी सुनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे कैसे ये आतंकी हमला हुआ है। तो तुर्की के मंत्री ने बताया कि ये आतंकी हमला है। चलिए।